वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको पता है कि हर कोई खूबसूरत लगना चाहता है ना, और हर जब हाँ बिल्कुल, मैं तो इस चीज़ को मानती हूँ और मानती हूँ कि मैं भी खूबसूरत लगना चाहती हूँ। और इसके लिए आप देखते हैं कि डिफरेंट लोग डिफरेंट, आप ये कहें कि कुछ मेकअप का सहारा लेते हैं, कुछ सर्जरीज का सहारा लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सेहत की सनत में तब्दीलियाँ लाने और आवाम को बेहतर तिबी सहूलतें फराहम करने की ज़रूरत हमेशा से महसूस की गई है। और बिलखुसूस कॉस्मेटिक सर्जरी के शोबे में जहाँ एक तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस शोबे से मुतल्लिक अगर बात करें तो आगाही की कमी और सर्विसेज के मयार को बेहतर बनाने की ज़रूरत भी बढ़ चुकी है। कॉस्मेटिक सर्जरी सिर्फ खूबसूरती को बढ़ाने का अमल नहीं है, बल्कि इसमें मरीज़ के मेंटली और फिजिकली फ़वाइद भी शामिल होते हैं। और इन तमाम पहलुओं को बेहतर तौर पर समझना, इस शोबे में महारत हासिल करना एक अहम कदम है। और इसी हवाले से आज इन स्टूडियो हमें किसने ज्वाइन किया? जी हाँ, इस हवाले से हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो इस शोबे में एक अहम मुकाम रखती हैं और इनकी खिदमत लोगों की जिंदगी में रखते हैं। हाँ। मतलब शख्सियत रखती है ना, शख्सियत। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। डॉक्टर एहसन जदून साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो कॉस्मेटिक सर्जरी की बात कीजिए तो हमारे जहनों में आता है कि आपको खूबसूरत लगना है, इस वजह से ये सर्जरी करवाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद डॉक्टर्स जब सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि प्रिवेल किस तरह कर रही है सोसाइटी में। इसकी क्या वजह है? क्या एक्सपर्ट्स की कमी है या फिर आवाम ये सोचे समझे बगैर भी कहीं चली जाती है और कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लेती है? बिल्कुल। अच्छा, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखें, है ये एक बात यह है कि कॉस्मेटिक सर्जरी एज अ फील्ड एग्जिस्ट इस तरह करती है कि डिफरेंट स्पेशलिटीज से जो डॉक्टर्स हैं, प्लास्टिक सर्जन हो गए, जनरल सर्जन हो गए, डर्माटोलॉजिस्ट हो गए, ये सारे के सारे कॉस्मेटिक सर्जरी किसी ना किसी सूरत में कर रहे होते हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में। मेरी प्रैक्टिस मोस्टली ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा पता है, लेकिन पाकिस्तान में भी यही है कि प्लास्टिक सर्जन के अलावा जनरल सर्जन्स, डर्माटोलॉजिस्ट और जनरल प्रैक्टिशनर्स वो भी ये कर रहे हैं। उसकी वजह से मसला ये है कि कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो कि इसको रेगुलेट कर रही हो, और इस वजह से फिर ना सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि नॉन मेडिकल लोग भी लेजर्स और बोटॉक्स और फिलर्स इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो उसमें इशू ये है कि इस वक्त रेगुलेशन की कमी की वजह से, जो मैंने नोट किया जब मैं पाकिस्तान आता हूँ, मेरे कोलीग्स हैं यहाँ पे, वो बताते हैं कि बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, बैकडोर किस्म के एरियाज हैं जहाँ पे ट्रीटमेंट्स की जा रही हैं लेकिन विदाउट एनी रेगुलेशन, और फिर उसकी वजह से जो सेफ्टी का मयार है वो ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम जो कि मुझे नज़र आती है यहाँ पे। कॉस्मेटिक सर्जरी एज अ फील्ड इज़ अ फैंटास्टिक फील्ड, लेकिन एथिक्स होने बहुत ज़रूरी हैं इसके अंदर कि जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, वो रेगुलेट किस तरह किए जा रहे हैं, और क्या वो पेशेंट्स के लिए के फायदे के लिए कर रहे हैं या पैसे बनाने के लिए कर रहे हैं। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और क्या मेडिकल जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या हैं? देखें, एज मेडिकल प्रोफेशनल्स हमारी जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं दुनिया में, आप कहीं भी चले जाएं, तो वो यही होती हैं कि जी आपने पेशेंट केयर करनी है, आपने कोई भी जो डिसीजन मेकिंग करनी है वो पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में हो। बिल्कुल। कॉस्मेटिक्स में ये होता है कि पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो उनकी एक डिमांड होती है कि जी हमने ऐसे करना है या हमने ऐसे लगना है। कई दफ़ा वो जो बात करते हैं वो ठीक होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने राइनोप्लास्टिक करानी है या किसी ने फेस लिफ्ट करानी है, किसी ने लाइपोसक्शन करानी है, तो आदमी कहता है हाँ यार, अगर आपने बाकी सारे एवेन्यूज एक्सप्लोर कर ली हैं और आपको वाकई ही सर्जरी की जरूरत है, फिर हम वो कर देते हैं। लेकिन कई दफ़ा जो पेशेंट्स होते हैं वो आके इलॉजिकल किस्म की डिमांड्स करते हैं कि ये कर दो या ये कर दो, समझाते हैं फिर उनको उसके अंदर फिर उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। जो यही मैं कहना चाह रहा था कि जो एथिकल डॉक्टर्स होते हैं, जो प्रैक्टिशनर होते हैं, वो ये नहीं देखते कि यार मैं इससे पैसे कितने बना सकता हूँ, वो ये देखते हैं कि यार इस प्रोसीजर के बाद क्या इसका कोई फ़ायदा होगा मेरे पेशेंट को या नहीं होगा। जबकि मैं ये नोट कर रहा हूँ कि क्योंकि इस फील्ड में काफ़ी पैसे हैं और बन भी सकते हैं, तो लोग जो से हैं, डॉक्टर्स भी हो गए नॉन मेडिकल या जो बिजनेसमैन हैं जिन्होंने ये क्लिनिक्स वगैरह ओपन किए हुए हैं, उनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो पैसे बनाना है। तो वो ये फिर मना नहीं करेंगे कि जी आप मत करवाएं या आपको जरूरत नहीं है, तो कहेंगे कराओ, वो करवाओ, बल्कि वो ये कहते हैं कि यार ये मत कराओ, ये भी करवा लो, ये भी करवा लो। आप जो सोच रहे हैं वो अगर ये करवा लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो मेरा पहला सवाल था ना, वो मैंने इस वजह से भी किया था कि पाकिस्तान में ना आधा काम तो बार्बर्स कर रहे हैं। आप किसी नाई की दुकान पे चले जाएं तो वहां पे आपको फेशियल भी मिलेगा, बोटॉक्स भी मिलेगा, पता नहीं क्या क्या उन्होंने आजकल रखा हुआ है, और क्वालिफिकेशन उनकी कुछ भी नहीं है, लोग कहते हैं सस्ते में काम हो रहा है। वो चला आ रहा है, सस्ता वो भी नहीं है यार। वहां पे भी आपसे 15-20 हज़ार, 30 हज़ार रुपया, 40 हज़ार रुपया आपकी पोजीशन देख के ले लिया जाता है, और ये कितना खतरनाक है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हर कोई विदाउट एनी रेगुलेशन ये काम कर रहा है। मेरी आज सुबह मेरे कोलीग हैं डॉक्टर तैमूर, उनसे बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि
जब भी कोई रेगुलेशन होती है, लेट्स से PMDC जो कि पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल है, वो रेगुलेट सिर्फ डॉक्टर्स को करती है। बिल्कुल, वो रेगुलेट नॉन मेडिकल लोगों को नहीं कर सकती, ना ही कोई अपरेटस है इस किस्म का जो कर सके। तो अगर रेगुलेशन लेके आएंगे तो वो डॉक्टर के ऊपर लेकर आएंगे, लेकिन वो लोग जो डॉक्टर नहीं है, वो जो ये काम कर रहे हैं, वो बैठे धड़ाधड़ काम कर रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो दैट इज द थिंग। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया के अंदर रेडियोलॉजिकल काउंसिल्स होती हैं हर स्टेट के अंदर, जो कि मॉनिटर करती हैं लेजर सेफ्टी लाइसेंसिंग को, कि कौन आदमी कौन सा क्लिनिक लेजर को यूज कर रहा है। तो वो फिर आपकी क्वालिफिकेशन होती है, फिर वो आपको सारा का सारा उसके थ्रू करना, मतलब लेजर सेफ्टी का कोर्स करने पड़ते हैं, वो अपने हर साल अपने ऑडिट करने होते हैं। यहाँ पे तो ऐसा कुछ चक्कर ही नहीं है, आप जो मर्जी है। सबसे ज्यादा मसला ही रूल्स एंड रेगुलेशंस का है सर। मुझे ये बताएं कि प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी में बेसिक फर्क क्या है? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि अक्सर पेशेंट मुझसे पूछते हैं। प्लास्टिक सर्जरी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है, जो कि ट्रॉमा में या कैंसर में या कोई भी बिगाड़ आ जाए बॉडी में, उसको वो बिल्ड अप करके उसको ठीक करते हैं, तो वो प्लास्टिक सर्जरी में आ जाती है। ठीक है। कॉस्मेटिक सर्जरी होती है जिसके अंदर हम सिर्फ जो ये एक्सीडेंट या ट्रॉमा या कैंसर या उसके अलावा किसी को खूबसूरत करने के लिए एस्थेटिकली की जाती है। तो इवन दो के प्रिंसिपल्स और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी के इन टर्म्स ऑफ सर्जिकल आउटकम्स सिमिलर होते हैं। एक ये है कि हम एक ट्रॉमाटाइज्ड बंदे को ठीक कर रहे हैं, जबकि दूसरे में एक नॉर्मल आदमी को ठीक किया जा रहा है। और कॉस्मेटिक सर्जरी में बहुत सारे लोग हैं जो कि वैसे भी खूबसूरत होते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं हमारी नाक में ये प्रॉब्लम है, हमारे चेहरे में ये प्रॉब्लम है, ये ठीक किया जाए। तो उन लोगों को जब ठीक किया जाता है तो कोई ऐसे केस भी होते हैं कि वो एज पर एक्सपेक्टेशंस नहीं होते और फिर नए एक जो है बैच स्टार्ट हो जाती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल होता है। देखिए, पेशेंट सेटिस्फेक्शन जो सी है ना, वो वेरी कर रही होती है उनकी मेंटल स्टेट के साथ भी। इसी साइकोलॉजिकल असेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम लोग ये करते हैं कि पेशेंट की पहले कोई भी प्रोसीजर हो, हम उससे पहले साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं कि आया ये बंदा इस काबिल है या वाकई ही इसके अंदर है चीज़ अपनी सर्जरी करवाना चाह रहा है, इसका फ़ायदा भी होगा। इमोशनल किसी वजह से ये करवाना चाह रहा है, किसी ने कोई रिमार्क पास कर दिया या कुछ कर दिया कि जब मैं सर्जरी करवा लूँगा, या रिलेशनशिप के अंदर कोई इशू आ रहा है तो वो मैं इसलिए सर्जरी करवा लेता हूँ या करवा लेती हूँ कि जो मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ है वो मुझे ज़्यादा पसंद करने लग जाएगा। तो वो जो वजूहात होती हैं जिसकी वजह से वो करते हैं, हमें देखना पड़ता है कि यार, और फिर उनकी काउंसलिंग करते हैं हम, क्या नहीं आपके लिए ये ठीक नहीं है, आप मत कराइए, या आपके लिए ये ठीक है, ये आप करा लीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो सी हैं वो लैक कर रही हैं पाकिस्तान में, जो मैं नोट कर रहा हूँ बाहर से आके, कि अगर इन चीज़ों के ऊपर किया जाए, काम किया जाए तो। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि समटाइम्स ज़ाहिर अब हम बात करें ना प्लास्टिक सर्जरी की, कॉस्मेटिक सर्जरी की, खूबसूरती की, तो कॉस्ट भी बहुत मैटर करती है, प्रोडक्ट्स की रेलिवेंसी बहुत मैटर करती है। तो अक्सर लोग होते हैं कि भाई सस्ते में काम हो रहा है तो हम ये करवा लेते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स रेलिवेंट नहीं होती। तो इस हवाले से आप क्या फिर अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं? एग्जैक्टली, मैं ये कहता हूँ कि देखें, हर काम सस्ता हो सकता है, लेकिन उसके सस्ते कराने के चक्कर में फिर आप आउटकम भी फिर सस्ते होंगे। सही है, तो वो वैसे वो कैसे जितना गुड़ डालेंगे उतना शक्कर होता है, जितना शक्कर डालेंगे उतना मीठा होगा। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, अभी पाकिस्तान में जो मैं नोट किया है, आपके पास A क्लास, B क्लास, C क्लास फैसिलिटीज भी हैं और प्रोडक्ट्स भी हैं। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अच्छी चीज़ें करवा लेते हैं, अच्छे प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, अच्छे क्लिनिक्स में चले जाते हैं। जो नहीं कर सकते वो फिर वही करते हैं जो है। तो मेरा उनको मशवरा ये होगा कि अगर करवाना है तो तब करो जब आप कुछ अच्छी चीज़ अफोर्ड कर सकें। बिल्कुल। अगर वरना बेहतर ये है कि गलत काम करने से बेहतर है कि आप ना करवाएं तो बेहतर है। ये मेरा पर्सनल है। और साइड इफेक्ट्स भी तो होते हैं ना इसके। एब्सोल्युटली। देखें, बोटॉक्स और फिलर्स, मेरी कल कुछ फ्रेंड्स से उनके साथ बात हो रही थी, तो बता रहे थे कि अब डॉक्टर्स के और नर्सेज के अलावा नॉन मेडिकल लोग, जिनको टेक्नीशियंस कहते हैं, या कोई वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे कि टेक्निकल कोई एक्सपर्ट्स हैं जो बोटॉक्स और फिलर कर रहे हैं और एक दूसरे को ट्रेन करके लगा रहे हैं लोगों को। यार, बोटॉक्स और फिलर्स के साथ इतनी प्रॉब्लम आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोटॉक्स के साथ एनाफिलेक्टिक रिएक्शन, एक एलर्जिक रिएक्शन होता है जो कि हो सकता है। अगर आपके पास मेडिकल फैसिलिटी उसको रिससिटेट करने के लिए नहीं, आपने किसी को बोटॉक्स लगा दिया और उनको एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो गया, तो वो उनकी जान जा सकती है। अच्छा। हालांकि ये रेयर है, लेकिन हो सकता है। इसी तरह फिलर जो सा है, उससे ब्लाइंडनेस हो सकती है, उससे नेक्रोसिस हो सकता है, उससे जो आर्टरीज के अंदर अगर चला जाए ना, तो पूरा का पूरा टिश्यू उसका जो सा है वो क्या कहते हैं, नेक्रोटिक हो जाता है। तो फिलर भी आपको देख के लगाना पड़ता है कि किस जगह पे आपकी डेंजर जोन है। भी हमें साथ करनी है। डॉक्टर थैंक यू सो मच जानिंग अस। आपसे और गपशप करने का दिल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ऊपर से हुक्म आ गया कि अब आपने कमर्शियल ब्रेक लेनी है। खवातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त वो चाहता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेंगे, उसके विद अस।